अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today our topic is Summer Pack 2020। आज हम क्लास 10 का फिज़िक्स का जो समर पेग है इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव द पेन, बुक, पेंसिल, समर पेग etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. Before starting the lecture, we said dua for increasing our knowledge. All students recite with me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हम आज चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। उसके बाद वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी है तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड देन डेरिवेशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आई और इसको किस अंदाज से हम ड्राइव करते हैं, निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान में जो डिफरेंस है उसका मुताला करेंगे, ठीक। उसके बाद आखिर में बात करेंगे मास एंड वेट के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस हैं उसको हम देखेंगे। अब समर पैक का जो पहला सवाल है वो चूज़ द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्किल द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी आप टिक कर लें, सर्किल कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर जो सवालात आते हैं वो 19 MCQs होते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी में लॉन्ग आते हैं। अभी हम सेक्शन ए यानी MCQs वाला पार्ट सॉल्व करते हैं समर पैक का। पहला सवाल है किताबुल मनाज़े। किताबुल मनाज़ी इज़ रिटन बाय, ये किताब का नाम है किताबुल मनाज़ी। ये किसने लिखी है? जैसे हम किताब में पढ़ चुके हैं कि हमारी किताब में कमोपेश 6 से 7 मुस्लिम साइंटिस्ट से मुतालिक, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक, उनकी स्टडी से मुतालिक चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहला नाम है अल-बैरूनी। क्या किताबुल मनाज़ी अल-बैरूनी ने लिखी है? क्या मुसन्निफ़ इसके अल-बैरूनी हैं? ऑप्शन बी याकूब अल-किंदी, ऑप्शन सी इब्नुल हैथम, ऑप्शन डी मूसा अल-ख्वारिज़मी। तो इन चारों में से जो जवाब है यानी किताबुल मनाज़ी जो लिखी है वो हैं ऑप्शन सी इब्नुल हैथम। MCQ नंबर 2, किलोवाट is the commercial unit of option A power, option B time, option C velocity, option C electrical energy। तो किलोवाट आप जब भी देखेंगे बिल आपका जब मौजूद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यानी बिजली का, तो वो किलोवाट आवर के अंदर काउंटिंग होती है। तो जो हमारा कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ मोशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी पावर। तो रेट ऑफ मोशन तो स्पीड भी होती है, वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर रेट ऑफ मोशन के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो जाए तो वो कहलाती है वेलोसिटी।
Question number 4. To measure current in a circuit, an ammeter is always connected in series, in parallel, in any way. Option D, in one of these. ये सवाल हम चैप्टर नंबर 17 मैग्नेटिज्म के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका जवाब उम्मीद है कि आपको मालूम भी होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव इंडेक्स, यानी इनमें से कौन सी चीज़ है, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका इफेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हाई होता है, मैक्सिमम होता है। इसका जवाब है डायमंड, क्योंकि डायमंड इनमें से वाहिद है जिसका इफेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, आई थिंक 2.42। Question number 6. In an elastic spring, simple harmonic motion is produced due to, जो इलास्टिक स्प्रिंग होता है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए, रिस्टोरिंग फोर्स, ऑप्शन बी, वेट ऑफ स्प्रिंग, ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ऑप्शन डी, मास ऑफ स्प्रिंग। तो ये इलास्टिक स्प्रिंग में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होता है वो होता है मास ऑफ स्प्रिंग की वजह से। सो नंबर 7. कूलम्ब पर वोल्ट इज कॉल्ड एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी वॉट। आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा V = IR, तो आप बआसानी उसकी मदद से कूलम्ब्स पर वोल्ट निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर है एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इज कॉल्ड इज कूलम्ब पर वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8. इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10 kg इज, ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 980, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 196। आप जानते हैं कि जी की वैल्यू, आपने वेट का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, W = mg। अगर वेट मालूम करना है और मास गिवन है, वेट मालूम करना है, मास गिवन है, तो आप सिंपल मास को जी की वैल्यू यानी 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बआसानी आप वेट निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर आएगा 98। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 100 kg होता है, 10 kg की जगह 100 kg होता तो उसका आंसर आता 980। लेकिन यहाँ पे 10 kg, तो 10 kg को जब मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 98 न्यूटन, यानी वेट आएगा 98। क्वेश्चन नंबर 9. द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, यानी जी की जो वैल्यू है वो किसने तजुर्बा करके फाइंड की थी? उनका नाम क्या है? न्यूटन है, कैवेंडिश है, गैलीलियो है और पास्कल हैं। ये तमाम के तमाम साइंटिस्ट के नाम हैं। ये जो जी की वैल्यू मालूम की थी उनका नाम है कैवेंडिश। इन्होंने जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। जी क्या है? जी पीछे बताया मैंने आपको, वेट मालूम करने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो होती है 9.8। क्वेश्चन नंबर 10. If the inner surface of a spherical mirror is reflecting, it is called, यानी अगर स्फेरिकल मिरर का जो इनर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट होए तो वो इन चार में से, प्लेन में से, कॉन्वेक्स में से, कॉनकेव में से, ऑर्डिनरी में से कौन सा मिरर होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ नॉट अ सिंपल मशीन। आप पढ़ चुके हैं सिंपल मशीन कौन कौन सी होती हैं, ठीक। पेयर ऑफ सीजर, आपने कैंची देखी है, ठीक। कैंची सिंपल मशीन नहीं है, डेफिनेटली सिंपल मशीन। तो इसका जवाब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, डोर। डोर भी सिंपल मशीन है, यानी आप जब फोर्स लगाते हैं गेट खोलने के लिए तो फोर्स की जगह अलग, लोड की जगह अलग होती है, और जो फलक्रम होता है वो अलग अलग होता है,
ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है बाईसाइकिल, ऑप्शन डी है पेयर ऑफ फोर्सेप्स। ऑप्शन अगर डी की बात करें तो आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा चिमटी, छोटी सी चिमटी टाइप की होती है, तो उससे कहते हैं पेयर ऑफ फोर्सेप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में जो सिंपल मशीन नहीं है वो है बाईसाइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 1 HP यानी 1 हर्ट्ज पावर किसके बराबर होती है? 746 वॉट्स के। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मेगा जब भी आ जाए तो आपने 10 की पावर 6 लगानी है। ठीक है, यहाँ पे 1 में ई थोड़ा आगे चलेगा स्पेस से, तो ये 1 ही है। ठीक है, एक वर्ड ही है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 इसका आंसर है, क्योंकि जब भी मेगा आएगा, मेगा का मतलब है 10 टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 14, elasticity of a substance depends on its temperature। यानी किसी भी सब्सटेंस की जो इलास्टिसिटी होती है, जो खिंचने की सलाहियत होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके अंदर इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, राइट हैंड रूल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ऑस्टेड, ऑप्शन डी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो जो रूल जिसने डिफ़ाइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू डिटरमाइन, यानी आर्चिमेड प्रिंसिपल अप्लाई होता है किसको डिटरमाइन करने के लिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 8, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द वर्क विल बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8, 90 डिग्री, 180, 0 डिग्री और 45। तो यहाँ पे जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 180। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, लेजर इज बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी एटॉमिक फिजिक्स। उम्मीद है कि आपने अपने अपने समर पैक में तमाम के तमाम सवालात टिक कर लिए होंगे, इसके जवाबात लिख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने समर पैक में जवाबात नहीं लगाए तो इसको लाजमी सॉल्व कर लें, ताकि आप बआसानी इसको सबमिट करवा सकें। ठीक है, ऑप्शन ए, सेक्शन ए हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में जो पहला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 MCQ उसका था, क्वेश्चन बी सवाल नंबर 2 सेक्शन बी में वो है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। क्या मतलब? यानी आपने डिफ़ाइन करना है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो इट्स अ प्रोसेस इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और सिंगल वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है, वो कहलाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। The process of splitting a vector into various parts of components is called resolution of vector। यानी एक वेक्टर को मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम कर दी जाए, उसके कंपोनेंट बना दिए जाएँ, तो वो प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भाई इसके जो 2 कंपोनेंट्स बनते हैं या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स बनते हैं, इनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। इसकी जो
डिटेल है वो आपको इंशाल्लाह सेक्शन सी में बताएंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किस अंदाज से डायग्राम बनती है, किस अंदाज से कंपोनेंट्स बनते हैं, किस अंदाज से इसका स्टेटमेंट आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आती है, वो इस सेक्शन सी में आपको डिफाइन गए हैं। सवाल नंबर 3, हाउ इज़ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर ऑल्सो टू रेलेवेंट डायग्राम। तो पहले बात कन्वर्ट करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर ही को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर by connecting a shunt resistance in parallel to it. The shunt resistance should have a very low resistance, so the ammeter parallel combination of galvanometer and shunt resistance will have low resistance. क्या मतलब, अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दें, यानी जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है वो लगा दें, तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं वोल्ट मीटर बनाना चाहूँ गैल्वेनोमीटर से तो कैसे, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों चीज़ें यानी एमीटर वोल्ट मीटर को हम इन डिटेल यूनिट नंबर 17 में पढ़ चुके हैं और इसको कन्वर्ट भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम समझ लें हम यूनिट नंबर 17 का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी 17 की यूनिट नंबर 17 अभी आप अपने इस चैनल से वीडियो बासानी देख सकते हैं। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it. The scale is calibrated in volt. The value of the resistance connected in series decide the range of the voltmeter. क्या मतलब, अगर हम गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ में, जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में गिरा तो हमने लगाई थी पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, जबकि वोल्ट मीटर के सीरीज़ में लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस ताकि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर के साथ तो जी शो है ना, ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस लगा दी, तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बासानी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर के लिए हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं रेजिस्टेंस, तो हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे वोल्ट मीटर में। क्या मतलब, अब यहाँ पे दो डिफरेंस हैं इम्पोर्टेंट। जब गैल्वेनोमीटर को मैंने पैरेलल में लगा दिया किसके साथ, लो रेजिस्टेंस के साथ, तो ये बन गया एमीटर। जबकि वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को मैंने सीरीज़ में लगाया है और रेजिस्टेंस है हाई, ठीक है। ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देती है कि हम आसानी से ये चीज़ मालूम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट मौजूद है या नहीं, ठीक है। वोल्ट मीटर बताएगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट में, इस चीज़ में कितना वोल्टेज मौजूद है। भाई गैल्वेनोमीटर में यूज़ किया, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर शो करता है कि भाई किसी भी चीज़ में करंट मौजूद है या नहीं। एमीटर करंट की वैल्यू मालूम करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज की वैल्यू मालूम करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जस्ट ये बताता है कि यहाँ पे करंट मौजूद है या नहीं। और गैल्वेनोमीटर के जो मेन प्रिंसिपल है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो पॉइंटर है वो मूव करता है, शो करता है कि यहाँ पे करंट मौजूद है या नहीं। सवाल नंबर 4 यानी हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मौजूद है, ड्राइव द इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। यहाँ पे हम इसको ड्राइव करते हैं डेरिवेशन। यहाँ पे ये 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। जबकि अगर सेक्शन सी में आता है तो हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, इसके स्टेटमेंट भी लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सवाल आएगा 6 से 7 नंबर का। यहाँ पे सवाल आता है जस्ट 3 मार्क्स का, तो यहाँ पे फ़कत डेरिवेशन पूछिए तो हम यहाँ पे फ़कत डेरिवेशन ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। एज वी नो दैट एस इज़ इक्वल टू
वी बार टी। वी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, टी टाइम है, और एस जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ एस इज इक्वल टू वी बार टी को इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे हम वी बार की वैल्यू और टी की वैल्यू मालूम करते हैं। अगर मैं वी बार यानी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करता हूँ तो हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, और टी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अगर मैं टी की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो यहाँ पे हम ए को लेकर चले आएंगे टी की जानिब यानी टी की तरफ, और टी की वैल्यू को ले जाएंगे ए की तरफ यानी इन दोनों की जगह को एक्सचेंज कर देंगे। तो कुछ टी की वैल्यू बनेगी टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी अपॉन ए। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को यानी वी बार की और टी की वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 यानी एस इज़ इक्वल टू वी बार टी में। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हो जाएगी वो बनेगी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 यानी वी बार की वैल्यू आ गई है, और टी की वैल्यू बनी थी वी एफ माइनस वी अपॉन ए। जब मैं आपस में नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूँगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और जो वी आई प्लस वी एफ वैल्यू दोनों में प्लस है, तो अगर मैं दोनों की जगह को एक्सचेंज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। तो वैल्यू बन गई वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई अपॉन 2a। ठीक है, अब इसकी जो अपॉन वैल्यू है 2a इसको लेके चले जाते हैं एस की तरफ लाइक दिस, यानी अब जो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा फार्मूला है जो कि बिल्कुल इसी इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई बिल्कुल इस फार्मूले के तहत आसानी सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वी एफ ए है वी आई बी है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आखिर में जो इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जो हमें पीछे इक्वेशन ड्राइव करनी थी वो हमारे पास मौजूद है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे s की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, गालिबन ये साइज़ की वजह से छोटी हो गई, एस डिस्प्लेसमेंट है और एस की वैल्यू कैपिटल आएगी, जबकि ए स्मॉल। ये ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्प्लेसमेंट, वी एफ है फाइनल वेलोसिटी और वी आई है इनिशियल वेलोसिटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमने सिलेबस में देखा था कि हीट एंड टेम्परेचर और मास एंड वेट को हमने आपस में डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों में फ़र्क बताना है। हीट एंड टेम्परेचर की बात करें तो कि हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि बताती है कि ये बॉडी गर्म है या ठंडी है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर मैं दो बॉडियों को आपस में मिलाऊँ, ठीक है, और एक बॉडी ठंडी है दूसरी गर्म है, तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी बॉडी में जो कि ठंडी बॉडी है, यानी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जबकि टेम्परेचर है बताता है कि भाई ये इसके अंदर कितनी गर्माइश है या कितनी ठंडक है। सही, हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। हीट क्या है? वो टोटल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स के ज़रिए ऑब्टेंड होती है। जबकि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हैं। ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में। जबकि टेम्परेचर इट राइजेज व्हेन हीटेड एंड फॉल्स डाउन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ कूल्ड डाउन। यानी ये बढ़ जाती है जब हीट बॉडी यानी गर्म बॉडी
और या ठंडी बॉडी के अंदर डिफरेंस आता है। क्या मतलब है इसका? जब हम चेक करते हैं किसी भी बॉडी को कि भाई इसका टेम्परेचर क्या है, अगर उसका हीट ज़्यादा है, यानी उसका बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो, ठीक है। तो हीट कम है तो यानी उसका हीट फॉल डाउन है, नीचे गिर जाती है, तो हम कहेंगे कि भाई ये बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी ठंडी हो चुकी है। सही। आप सिंपल ये याद रखें कि भाई अगर हमें वैल्यू मालूम करनी है तो टेम्परेचर होगा, अगर वैल्यू मालूम नहीं करनी, फ़कत बताना है कि चीज़ ठंडी है या गर्म है, वो कहलाती है हीट। इट हैज़ अ वर्किंग एबिलिटी, इट डज़ नॉट हैव द वर्किंग एबिलिटी। क्या मतलब? हीट हम किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए है, किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए, जैसे हम इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन कैसे चलता है? हीट से चलता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजन मूव करता है तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से इंजन मूव करता है, तो यानी हीट की वजह से हमारे पास एक वर्किंग सामने आती है, यानी इसके पास एबिलिटी है काम करने की, जबकि टेम्परेचर के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है काम करने की। सही। हीट का जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो कहलाता है जूल, जबकि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो कहलाता है केल्विन। इट इज़ मेजर्ड बाय किलोमीटर, ये जो किलोमीटर एक डिवाइस का नाम है जिसकी मदद से हम हीट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा थर्मोमीटर घर के अंदर भी अम्मी बाज़ दफ़ा मुंह के अंदर लगा देती थी कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, भाई आपको बुखार है या नहीं है, तो हम उसे थर्मोमीटर की मदद से बआसानी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बताऊं भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो हीट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं कैपिटल क्यू से। अब जब भी किसी भी फिज़िक्स के फॉर्मूले में क्यू देखेंगे तो आंखें बंद करके बोलेंगे भाई ये हीट है, जबकि कैपिटल टी देखेंगे तो आप बोलते हैं कैपिटल टी ये है टेम्परेचर, और जबकि स्मॉल टी क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। ठीक। मास एंड वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। मास इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर, यानी जब बॉडी का जो मास होता है यानी वज़न होता है वो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, वो किसी भी जगह पे हमेशा सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है। जबकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के यानी कशिश पे। ज़मीन के अंदर एक फ़ोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बाज़ जगहों पे वेट कम होता है, बाज़ जगहों पे ज़्यादा होता है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा वेट कम ज़्यादा हो जाता है, जब हम ज़मीन की तरफ आते हैं तो हमारा वेट कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अगर चांद पे चले जाएँ तो वहाँ पे वेट अलग होगा, किसी दूसरे हम प्लैनेट पे चले जाएँ तो वहाँ पे वेट अलग होगा। ठीक है। मास कैन नेवर बी ज़ीरो, यानी मास की वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जबकि वेट की वैल्यू ग्रेविटी नहीं है, जैसे चांद हो गया, चांद पे ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पे वेट क्या होगा? सिफर यानी ज़ीरो होगा। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मास कभी भी तब्दील नहीं होता लोकेशन के मुताबिक, जबकि वेट लोकेशन के मुताबिक तब्दील हो जाता है। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। मास स्केलर क्वांटिटी है यानी इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी मौजूद है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास में बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस, मास सिंपल आपने जो वेट करने की मशीन होती है वो उससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है। यानी वज़न करने की जो मशीन होती है आप मालूम करते हैं, जबकि वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, यानी इसके लिए एक ख़ास बैलेंस आता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, उसकी मदद से हम वेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है। आपके फिज़िक्स लैब में मौजूद होगा वेट मालूम करने के लिए एक छोटी सी मशीन, अगर आपने नहीं देखी तो अपने फिज़िक्स के टीचर से आप बोलें ताकि वो आपको वेट मशीन दिखा सकें। ठीक है। क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल खुलने के बाद आप आसानी इसको देख सकते हैं। मास यूजुअली इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, मास को जो उमूमन हम मेजर करते हैं वो ग्राम्स में किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, जबकि वेट अक्सर मेजर होता है न्यूटन्स में, जो कि फोर्स का यूनिट है।
मास इज़ अ प्रॉपर्टी, क्यों यहाँ पे फोर्स का यूनिट है, क्या मतलब वेट भी एक फोर्स ही है, ठीक है। तभी हम फोर्स को और न्यूटन दोनों को न्यूटन्स में फोर्स को और वेट को न्यूटन्स में मेजर करते हैं। मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर। ये वो चीज़ आ गई जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन की है। तो आप बस ये याद रखें कि ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट ज़ीरो हो सकता है। मास का हर जगह जो वज़न होगा सेम होगा, जबकि वेट जगह के मुताबिक अपनी वैल्यू को तब्दील कर सकता है। मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये 3 मार्क्स का सवाल आता है तो आपने जस्ट 3 डिफरेंसेस लिखने हैं बोर्ड में। अगर ये ही सवाल सेक्शन सी में आ जाता है तो आपने अकॉर्डिंग टू नंबर, सवाल के जितने नंबर होंगे उतने डिफरेंस आपने लिखने पड़ेंगे। या 6 नंबर अगर तो 6 डिफरेंस लिखेंगे, तभी मैंने यहाँ पे 5 से 6 डिफरेंसेस डिफ़ाइन कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपने भी ये समझ लिए होंगे और इसको कॉपी कर लिया होगा। आज भी हमने जो पढ़ी है वेलोसिटी, मैंने बताया आपको पीछे कि वेलोसिटी एक एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, यानी स्पीड ऑफ मोशन होता है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और मोशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूँ कह सकते हैं हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, वेक्टर की हमने बात की। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन होती है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है, हमने वेक्टर को जब पढ़ा था कि वेक्टर को हमने 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। किसी भी वेक्टर को दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। डेरिवेशन हमने पढ़ चुके हैं कि 2as इज़ इक्वल टू vf की पावर 2 माइनस vi की पावर 2। ये हम ड्राइव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एक एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑन कोल्डनेस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, आपने पढ़ा कि मास स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जबकि वेट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। मास की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, जबकि वेट की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक। ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अब अगले सवालात से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के बहुत सी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़, कोई बात, कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में सवालात कर सकते हैं। कि उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले इसके जवाब मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।